हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैना और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉमन एरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो अब जितना हो सके हम उतना प्रैक्टिस मोड में आ जाएं। और जितने भी लर्नर्स इस बात को लेके परेशान हैं कि इतने से दिन बचे हैं, हम तैयारी कैसे करें, क्या नहीं करें, एंड मोमेंट पे क्या पढ़ें, तो उन सारे लर्नर्स के लिए बस इतना सा मैसेज है कि डियर, अब आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। आप लोग केवल जो इस तरह के रिविजनल सेशंस चल रहे हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो समय है डियर, वो इसी का है कि आपके कानों में जो बातें पढ़ रही हैं वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये सेशन डिजाइन करे हैं और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अभी के जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है डियर, वो टोटली रिविजनल सेशंस हैं, जिसमें आप बस उसको देखें और अपने मन में उसको उतार लें पूरी तरीके से, और जब आप एग्जाम दें तो आपको वो सारी चीजें याद रहें, ठीक है। तो चलो डियर, ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मैं आपके आज ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लर्नर्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर डियर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साईं बाबा एजुटेक का ऐप भी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जहां पे फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध हैं, फ्री पीडीएफ्स वहां उपलब्ध है, फ्री वीडियोस उपलब्ध हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां भी आप अपने तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा टेस्ट लगाने से कि हमारी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हों और वहां पे आपको उसका सही आंसर मालूम चल जाए, पेपर में आपको वो क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां फ्री टेस्ट लगाइए, फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ लीजिए, ठीक है। तो चलिए डियर, देरी ना करते हुए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आज हम लोग किसके ऊपर बेस्ड जो है एरर्स पढ़ने वाले हैं। डियर, मैं आज आप सभी लर्नर्स को कंजंक्शन के ऊपर आधारित कुछ एरर बताने वाली हूँ। देखिए, पेपर का स्तर अगर टफ होता है तो वो एरर के आधार पर ही होता है, मतलब एरर वाले क्वेश्चन ही पेपर के स्तर को घटाते बढ़ाते हैं। क्योंकि ग्रामर तो सबको मालूम है, लेकिन उस ग्रामर को डियर जो पूछने का तरीका होता है, बस वही होता है जो सब कुछ अपना जो रोल निभाता है, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में पूछ लिया तो आप अच्छे से कर पाओगे, अगर उसी चीज को घुमा फिरा के पूछ लिया तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तो डियर, अगर पेपर टफ होता है, अगर पेपर का स्टैंडर्ड हाइक करता है, तो क्या कर सकता है, वो एरर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाल सकता है, ठीक है। तो जब अपन लोग कंजंक्शंस पढ़ते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं डियर, जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको पहली गलती बताऊं कि आपको कहीं भी अगर सरकास्टली, जैसे अपन हिंदी में शायद ही बोलते हैं, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है डियर, मैंने लिख भी रखी है कि जितने भी बच्चों को अगर हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो सरकास्टली का मतलब होता है डियर शायद ही, ठीक है। और हार्डली भी एक तरीके से वही होता है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों ही शब्द कहीं दिखाई दे जाए, सरकास्टली या फिर हार्डली आपको कहीं भी दिख जाए डियर, किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही शब्द जो होते हैं वो वैन के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो आपको कभी वैन की जगह पे देन लिखा मिल जाए, देन लिखा मिल जाए, दैट लिखा मिल जाए, तो डियर ये एरर होता है। क्यों एरर होता है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि ये दोनों ही शब्द जो हैं ये केवल वैन के साथ ही आगे बढ़ते हैं, वैन के अलावा दूसरा कोई शब्द मत लगाना इनके साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हार्डली हैड आई स्लेप्ट, देखो हार्डली आ गया ना, तो यहाँ पे व्हेन लिखा है मैंने। अगर पेपर में आपको देन लिखा मिल जाए तो बोल देना एरर है, आपको दैट लिखा मिल जाए तो एरर है, आपको देन लिखा मिल जाए तो एरर है, आपको सो लिखा मिल जाए तो एरर है। मतलब डियर, सीधी सी बात है कि अगर मुझे सरकास्टली या फिर हार्डली दो में से कोई भी एक शब्द अगर मिल जाता है, तो मेरी आंखें जो है वो आगे के सेंटेंस में, आगे के शब्दों में वैन को ही ढूंढेंगी। अगर वैन उसमें गायब है तो यकीन मानिए कि वही एरर है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैन के प्लेस पे कुछ भी लगा है तो वो गलत है, ठीक है। तो मैम, हमें पता कैसे चलेगा कि वैन कहाँ लगना है, किधर लगना है? डियर, सेंटेंस इसी तरह का ही बनता है, उसमें कोई कॉमा या कुछ नहीं रहता, एक पूरा सिंपल सेंटेंस रहता है, उसमें आपको बस वैन दिखना चाहिए। मतलब आपको अगर वैन के अलावा मान के चलो इस सेंटेंस में मैं वैन को हटा दूं और मैं यहाँ पे देन लगा के भेज दूं, तो आपकी आंखों में क्या बसा हुआ है? कह रहा है मैम ने बताया था कि हार्डली या सरकास्टली हो तो वैन आना चाहिए, लेकिन वैन तो नहीं दिख रहा, देन दिख रहा है। मतलब ये देन ही है जो रायता फैला रहा है। तो डियर, आपका जो भी ऑप्शन मान के चलो, ये ए बने, ये बी बने, ये सी बने और ये डी बने, तो आपका जो एरर है डियर वो ये रहा, मतलब ए ऑप्शन
बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो एरर आएगा आपका किस ऑप्शन में डियर? सी में। क्यों? क्योंकि हमने आपको देन दे दिया, जबकि आना क्या चाहिए था? व्हेन आना चाहिए था। ठीक है, तो कंजंक्शन का जो पहला सबसे मेन जो एरर होता है डियर, वो यही होता है कि ये दोनों शब्द को हमेशा व्हेन के साथ ही आगे बढ़ाना। व्हेन के अलावा कुछ भी लिखा मिल जाए ना, तो उसी को आप एरर एरर चिल्लाने लगना। ठीक है, और एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, ये तो आपको पता ही डियर, ये वर्ब है ना, ये भी आपको पता है कि इनका व्हेन देन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे ना डियर, जैसे सो आ गया, दैट आ गया, देन आ गया, देन आ गया, तो आप तब इसको रिलेट कर पाओगे कि अरे यार, इनका रिलेशन तो व्हेन के साथ हो सकता है। टेलीफोन तो अलग ही पिक्चर है, स्लैप्ड अलग ही पिक्चर है, हेड अलग ही पिक्चर है। इस तरह के शब्द आएंगे तो आप समझ जाओगे कि अरे यार नहीं, इसकी जगह पे तो व्हेन लगना था। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा होता है डियर कि ये जो शब्द आप देख रहे हो स्क्रीन पे दो, ठीक है, इसको अपन किसके साथ फॉरवर्ड करते हैं डियर? यट के साथ। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा है तो आपकी आंखें यट को ढूंढना चाहिए। यट के अलावा अगर कुछ भी लग रहा है तो वो सेंटेंस में एरर माना जाएगा। ठीक है, आपको अलग ही दिख जाएगा कि यहां से दूसरी बात शुरू हो रही है और उसके पहले यट नहीं लगा है, तो वो एरर है। जैसे कि दो राम वर्क हार्ड, ठीक है, यट ही फेल्ड, मतलब डियर राम ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी क्या हुआ? वो फेल हुआ। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 लग रहा है, देखो आप यहाँ पे मैंने देखा कि 2 लिखा हुआ है, तो अब मुझे जब भी उसका रिजल्ट मिलेगा या जब भी मुझे कोई दूसरी बात मिलेगी, जब भी मुझे उसका निराकरण मिलेगा, तो मेरी आंखें उस रिजल्ट के पहले यट को ढूंढेंगी। अब वो फेल्ड हो, पास्ड हो, कुछ भी हो, मुझे उस रिजल्ट के पहले यट चाहिए। ठीक है डियर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 के साथ अपन को क्या चाहिए? केवल और केवल यट चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर आता है तो वो एरर है। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड वर्ड है कि 2 के साथ मुझे यही शब्द चाहिए, कुछ और आएगा तो वो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डियर, नो सूनर। नो सूनर वर्ड आपको कहीं भी मिलेगा तो अगली जो बात होगी आपकी वो किसके साथ जुड़ेगी डियर? देन के साथ। ठीक है, इस शब्द के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो एरर है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर नो सूनर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो मुझे उस सेंटेंस में किसका यूज चाहिए डियर? मुझे उस सेंटेंस में देन का यूज चाहिए। नो सूनर डिड ही रीच देयर इट बिगेन टू रेन। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नो सूनर डिड ही रीच देयर इट बिकेम टू रेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अलग पिक्चर, एक अलग बात शुरू हुई और उसके जस्ट पहले मेरी आंखों को क्या देखना है? देन देखना है। तो मेरे हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो मेरा जो नो सूनर है डियर वो किसके साथ फॉरवर्ड होगा? केवल देन के साथ। मुझे देयर नहीं चाहिए, दैट नहीं चाहिए, व्हेन नहीं चाहिए, सो नहीं चाहिए, THEN नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल चाहिए देन। अगर नो सूनर मिलेगा तो मैं नो सूनर के साथ हमेशा THAN का प्रयोग करूंगी। जैसे ही कोई नया सेंटेंस शुरू होने को हो रहा होगा उसके जस्ट पहले मैं किसका यूज करूंगी डियर? देन का। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको देयर भी लिखा मिल जाए तो आप उसे एरर एरर बोल देना। ठीक है, देखो ये अलग बात कही थी, उसके पहले यट का प्रयोग किया, ये अलग पिक्चर थी, उसके पहले व्हेन का प्रयोग किया, ये अलग पिक्चर थी तो उसके पहले अपन ने देन का प्रयोग किया। ठीक है, अगला देखते हैं, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। डियर ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इन सब का यूज हम लोग तब से सीखते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली जो होता है डियर उसका प्रयोग अपन करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस आपको नॉट ओनली के साथ दिखाई देता है तो नॉट ओनली के बाद जस्ट अपन यूज करेंगे किसका? बट ऑल्सो का। ठीक है, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर फ्रॉम बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली। ना केवल उसने उसकी मदद की बल्कि उसे घर भी सुरक्षित ड्रॉप किया। ठीक है डियर, तो जब भी नॉट ओनली दिखेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि नॉट ओनली किसके साथ फॉलो होगा डियर? बट ऑल्सो के साथ। ऐसा नहीं कि आप केवल कॉमा लगा के छोड़ दो, देन लिख के छोड़ दो, व्हेन लिख के छोड़ दो, नहीं, ये गलती मत करना। नॉट ओनली शब्द जो होता है वो केवल बट ऑल्सो के साथ ही फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लेस्ट। डियर लेस्ट शब्द जो होता है, ठीक है, वो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट लिखा है तो गलती से भी उस सेंटेंस में कभी नो, नेवर, नॉट, नन, यानी कि कोई भी नेगेटिव शब्द उस सेंटेंस में गलती से भी मत लगाना। ठीक है, लेस्ट जो होता है डियर
उसको कभी भी आपके नॉट की जरूरत नहीं होती, उसका खुद का ही अपने आप में जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। मतलब लेस्ट को हिंदी में बोलते हैं डियर कहीं, ठीक है, कहीं। तो ये जो कहीं शब्द होता है डियर, ये एक तरीके से नेगेटिव सेंस देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं पापा ना आ जाए, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए, ठीक है। तो डियर ये लेस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कहीं होता है, और 99.9% इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। दैट इज वाई डियर कभी भी जिस भी सेंटेंस में लेस्ट लिखा हो उसमें गलती से भी नॉट, नो, नेवर, नन इनको मत लगाना, ठीक है, क्योंकि लेस्ट खुद ही अपने आप में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, वो अपने आप में हर बात का नेगेटिव अर्थ देता है, तो अपन को नॉट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखना डियर कि लेस्ट को हमेशा किसके साथ में यूज करते हैं डियर, शुड के साथ में, ठीक है। तो लेस्ट हमेशा किसके साथ फॉलो किया जाता है, शुड के साथ फॉलो किया जाता है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो अब देखो, अब जैसे हिंदी करने पे आते हैं अपन, वर्क हार्ड यानी कि कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल। अब जितने भी बच्चे इसकी हिंदी करने बैठ जाते तो वो क्या करते डियर, वो कहते कि यार यू शुड फेल का मतलब होता है मैम तुम्हें फेल होना चाहिए, यू शुड फेल का मतलब क्या होता है, तुम्हें फेल होना चाहिए। लेकिन मैम वर्क हार्ड का मतलब होता है कि मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। तो मैम यहाँ आप कह रही हो कि कठिन परिश्रम करो और आप यहाँ कह रहे हो कि तुम्हें फेल होना चाहिए। तो डियर मैंने बीच में लेस्ट वर्ड लगाया है ना, मैंने बीच में लेस्ट वर्ड लगाया है, उसका मतलब ये है कि वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, लेस्ट कहीं तुम फेल ना हो जाओ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और लेस्ट हमेशा किसके साथ जाता है डियर, केवल और केवल शुड के साथ। इसके अलावा डियर दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो लेस्ट के साथ फॉरवर्ड हो, केवल इकलौती शुड है जो लेस्ट के साथ फॉरवर्ड होती है। तो इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना कि कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो लेस्ट के साथ पहली बात तो नो, नेवर, नॉट, नन ये नहीं आए। दूसरी बात ये ध्यान रखना डियर कि जो लेस्ट वर्ड आएगा वो शुड के साथ ही फॉरवर्ड होगा, यू शुड फेल, है ना, यू शुड लेट। तो इस तरीके का आपको सेंटेंस मिल जाएगा। तो इसका हिंदी में मतलब ये हो जाएगा कि भैया ऐसा करो कहीं ऐसा ना हो जाए, जल्दी चलो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, ठीक है, पढ़ाई करो कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए। इस तरह के सेंस लेस्ट के साथ निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो डियर 6, इफ वुड और मे इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड। मतलब डियर शुड के स्थान पर, अगर शुड के स्थान पर आपको इन दोनों में से कोई भी शब्द दिख गया, मतलब जहां शुड लगना चाहिए था उनके प्लेस पे आपको वुड या फिर मे दिख जाए, ठीक है, देन एल्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेस्ट। तो हम क्या करेंगे डियर, फिर हम लेस्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम उसकी जगह पे एल्स लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लेस्ट का यूज पढ़ के आए, हमने आपको बताया कि लेस्ट का मतलब अपने आप में नेगेटिव होता है, उसमें नो, नेवर, नॉट नहीं लगता और शुड के साथ यूज होता है। लेकिन डियर मान के चलो कि पिक्चर में मैं शुड लगा ही नहीं रही, मैं वुड लगा दूं या फिर मैं मे लगा दूं, तो फिर डियर लेस्ट भी घर छोड़ के चला जाएगा, वो भी बिल्कुल बात नहीं करेगा, फिर वो किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा डियर, एल्स के साथ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी डियर, फिर मैं एल्स का प्रयोग करूंगी। अगर वुड और मे लग रहे हैं तो एल्स का प्रयोग करेंगे, और शुड लग रहा है तो लेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे डियर देखो, लीव ऑन टाइम एल्स यू वुड मिस द ट्रेन। अब देखो वैसे यहाँ पे शुड आना चाहिए था, इसके हिसाब से तो यहाँ पे शुड आना चाहिए था, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड फेल, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं शुड, हम तो वुड लगा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं यू मे मिस द ट्रेन। तो डियर अगर शुड की जगह पे आपने वुड या फिर मे लगा दिया तो फिर लेस्ट की जगह पे आप फिर एल्स लगाओगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अभी वाले एग्जाम्स में प्लस जो अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स है डियर, ये उनके लेवल की बात है। इवन अगर कोई बच्चा एसएससी लेवल पे भी जाना चाह रहा है तो उठा के देख लो पेपर डियर, एरर में आपको ये मिल जाएंगे। अगर आपने इस लेवल पे तैयारी कर ली तो आप कोई भी एग्जाम इंग्लिश वाला जो है सेक्शन वो इजीली निकाल लोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, किताबों में लिखी होंगी, पर हो सकता है कि उनकी भाषा आप तक नहीं पहुंच पा रही हो या वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ कि इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको शुड दिखता है तो वो लेस्ट के साथ रहेगा, लेकिन अगर शुड के स्थान पे वुड या फिर मे दिखता है तो उस केस में एल्स लगाएंगे। अब एरर कैसे आएगा, यहाँ पे वो लेस्ट लिख के दे देगा आपको, ठीक है, कि लीव ऑन टाइम समय पे निकलो कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए।
ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे कह रहे हैं मैम ने बताया था लेस्ट का नेगेटिव मीनिंग होता है ये और वो, लेकिन डियर मैम ने ये भी तो बताया था कि अगर वुड और मे आ जाएंगे तो फिर एल्स लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज। कभी भी किसी वाक्य में अगर आपको बोथ दिखाई दे जाए, बोथ मतलब दोनों, तो हमेशा ध्यान रखना डियर कि उस बोथ के साथ अपन आगे जाके किसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंड को। गलती से भी एज वेल एज मत लगाना, बहुत से लोग लगा देते ना विमल एज वेल एज कमल, है ना, राम एज वेल एज श्याम, यू एज वेल एज मी। बोथ के साथ में डियर एज वेल एज नहीं आता है। बोथ अगर लग रहा है तो दोनों नामों के बीच में एंड लगाना। ठीक है, अगर स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर बोथ से हो रही है तो आप क्या करोगे डियर, जैसे कोई भी दो नाम है या कुछ भी वो है तो आप उन दोनों के बीच में एंड लगा दोगे, एज वेल एज नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो जैसे बोथ लिखा हुआ है, ठीक है, यहां देखो बोथ लिखा है, तो अब मैं आगे जाके एज वेल एज नहीं लगाऊंगी, मैं इन दोनों के नाम के बीच में एंड लगाऊंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बोथ विमल एज वेल एज कमल, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों डियर, क्योंकि मेरा नियम कहता है, मेरा एरर कहता है कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ के साथ कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा, एंड करेगा। तो बोथ कमल एंड विमल आर गुड एट इंग्लिश। प्रपोजिशन देख लो डियर, ठीक है, इन इंग्लिश नहीं होता। जब भी आप किसी विषय में किसी को महारथी बताते हो कि वो हिंदी में अच्छे हैं, वो अंग्रेजी में अच्छे हैं, वो गणित में अच्छे हैं, तो एट के साथ लगता है। ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगा लिए। चलो, सो डैश 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 एज। डियर आपने बहुत सी बार ये वर्ड देखा होगा, सो डैश 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 एज। ठीक है, ये क्या होता है डियर, ये एक तरीके से नकारात्मक रूप में यूज होता है। मतलब कि जब अपन किसी की कुछ खामी बताते हैं कि अरे यार वो इतना इंटेलिजेंट है, वो अपने भाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है, वो अपने भाई जितना लंबा नहीं है, ठीक है, उसके बाल अपनी बहन जितने सुंदर नहीं है। तो मतलब डियर जब अपन किसी की इस तरीके से तुलना करते हैं जिसमें अपन एक जन की कमी बताते हैं, है ना, जैसे दो भाई बहन है, तो आप अगर ये कहो कि मैम वो अपने भाई जितना समझदार नहीं है, तो मतलब आप बेचारे की कमी बता रहे हो कि वो अपने भाई जितना समझदार नहीं है। या आप कहो कि मैम वो अपनी बहन जितनी लंबी नहीं है। तो डियर ये कहीं ना कहीं भले ही इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक सिंपल बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अर्थ जो है वो एक जन के लिए नेगेटिव निकल रहा है कि आप उसकी कमी बता रहे हो कि भाई हाँ उसकी हाइट इतनी नहीं है, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, वो उतना समझदार नहीं है। तो जो सो डैश 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 एज होता है डियर, सो एज, वो हमेशा नेगेटिव रूप में ही प्रयोग होता है। मतलब वो सेंटेंस में एक नेगेटिव सेंस दिखाता है। मतलब आप एक जने की कमी बता रहे हो, दो जन अगर हैं तो एक की डेफिनेटली आप कमी बता रहे हो। और वही डियर जो एज होता है, मतलब एज थोड़ी दूरी पे फिर से एज, वो हमेशा डियर एक सकारात्मक बात बताता है। ठीक है, तो ये बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई भी अच्छी बात कही जा रही है कि जितनी तुम सुंदर हो उतनी तुम्हारी बहन सुंदर है, जितनी तुम इंटेलिजेंट हो उतना तुम्हारा भाई इंटेलिजेंट है, जितने तुम लंबे हो उतना तुम्हारा भाई लंबा है, इस तरीके की अगर अच्छी अच्छी बातें चल रही होंगी तो वो एज के साथ जाएंगी। लेकिन अगर किसी की टुच्ची हो रही होगी, किसी की कमी निकाली जा रही होगी, तो वो सो एज के साथ जाएंगी। सेंटेंस पढ़ के समझ में अपन को आ ही जाएगा, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, वो इतना ऊंचा भी नहीं है जितना उसका भाई है। ठीक है, तो सो एज आया, एज नहीं आया। नेक्स्ट देखो डियर, अदर इज फॉलोड बाय देन। जब भी अदर दिखेगा, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको अदर शब्द दिखाई देगा तो आपको डियर उसको हमेशा देन के साथ में ही फॉलो करवाना है। ठीक है, अदर जो होता है डियर वो हमेशा किसके साथ आगे फॉरवर्ड होता है, देन के साथ। ये ठीक है, तो अदर देन होता है, अदर वेन मत करना, अदर दैट मत करना, अदर सो मत करना, अदर को हमेशा देन के साथ ही फॉरवर्ड करना। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना डियर। सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो सब अच्छा लगता है, आप पढ़ के देख लो, ठीक है, आप पढ़ के देख लो। ठीक, मैं यहां दैट लिख दूं, दैट इज, लो मैं दैट लिख दूं, he has no other claim that his wealth, ठीक है, as his wealth, कुछ भी लिख दूं मैं। तो डियर उस समय परीक्षा हॉल में दिमाग पे इतना प्रेशर होता है कि हम जज नहीं कर पाते कि सेंटेंस में कुछ गलती चल रही है। तो पहले से ही अपने आप को तब प्रिपेयर करके जाओ कि देखते ही एनकाउंटर हो जाए, देखते ही समझ में जाए कि नहीं ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मैम ने बोला था कि अदर जो होता है वो देन के साथ में फॉरवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डियर, रीजन शब्द जो होता है और बिकॉज शब्द जो होता है, रीजन का मतलब होता है कारण, है ना, तो रीजन इज नॉट फॉलोड बाय बिकॉज बट बाय दैट। कभी भी डियर अगर कोई रीजन है
तो रीजन शब्द जो होता है उसको आपको दैट के साथ आगे बढ़ाना है, कभी भी रीजन और बिकॉज साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। कट्टर दुश्मनी है इन दो शब्दों की, रीजन और बिकॉज की, ठीक है। रीजन और बिकॉज दोनों शब्द एक साथ पिक्चर में नहीं आएंगे। अगर रीजन शब्द लिखा है REASON लिखा है तो थोड़ा आगे जाके आपको किसको कॉल करना पड़ेगा, दैट को। आप सोचो कि यहाँ पे लिख दो बिकॉज हिज मदर वाज इल, तो वो सुपर डुपर एरर है डियर, और पढ़ के देख लो कितना मजा आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए बिकॉज लिख रही हूं। द रीजन वाई ही डिड नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, वह पार्टी में नहीं गया इसका कारण है बिकॉज हिज मदर वॉज इल। पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, भाई उसकी माँ बीमार थी इसलिए यही रीजन है उसका पार्टी में ना जाने का। पढ़ के देख लो कितना बढ़िया लग रहा है, पढ़ के देखो आप। थोड़ी देर के लिए दैट हटा दो, दैट के स्थान पे बिकॉज लगा दो। द रीजन वाई ही डिड नॉट गो टू द पार्टी वाज बिकॉज हिज मदर वॉज इल। उसकी माता बीमार थी इसलिए वो पार्टी में नहीं गया। जो रीजन था पार्टी में ना जाने का वो यही था कि उसकी जो माता जी थी डियर वो क्या थी, बीमार थी। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया डियर कि जो रीजन शब्द है वो किसके साथ फॉरवर्ड होगा, दैट के साथ, ना कि बिकॉज के साथ। तो कितना बड़ा एरर है जो कि बिल्कुल छुपा छुपाया बैठा है कि आप लोग उसे देख ना लो। तो डियर इस बात का ध्यान रखना कि बिकॉज नहीं दैट लगाना, ठीक है। नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं। अब मैम आपने हमें रीजन का मतलब तो बता दिया कि रीजन को दैट के साथ लगाना है। व्हाट अबाउट बिकॉज, बिकॉज का क्या करेंगे। तो डियर बिकॉज का यूज सुनो डियर, बिकॉज किसी रीजन को बताता है, ठीक है। तो जब वो रीजन को ही बताता है तो रीजन और बिकॉज साथ में कैसे आएंगे। बिकॉज का यूज ही कहाँ होता है, जहां पे कारण बताया जाए। और आप यहाँ पे एक शब्द रीजन भी लिख रहे हो और आप आगे जाके चाह रहे हो कि आप बिकॉज भी लिख दो। तो डियर संभव कैसे है, इसकी तो परिभाषा ही इससे है ना। अगर बिकॉज लिख रहे हो तो बिकॉज क्यों लिखा है, रीजन के स्थान पे बिकॉज आता है, ना कि दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। बिकॉज का यूज होता है कारण बताने के लिए। अब आपने कारण खुद ही लिख रखा है तो आप बिकॉज शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दैट लगाओगे रीजन के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से डियर एक और शब्द होता है इन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर जो होता है डियर वो आपका पर्पस बताता है, आपका उद्देश्य बताता है। और जो बिकॉज होता है डियर वो किसी भी चीज का कारण बताता है। कुछ घटना घटी है या कोई बात हुई है, कुछ काम है, तो उसका कारण बताएगा बिकॉज। और इन ऑर्डर जो होता है डियर वो आपका उद्देश्य बताएगा, पर्पस बताएगा। तो इन ऑर्डर का यूज कहाँ करोगे, जहां उद्देश्य बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है। बिकॉज का यूज कहाँ करोगे, जहां कारण बताया जा रहा है। जैसे ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल, वो डॉक्टर के पास गया, क्यों गया भैया, रीजन बताओ। क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। अब दूसरा देखो, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया इन ऑर्डर दैट ही माइट सी मिस्टर बॉस, ठीक है। अब वो दिल्ली गया है, दिल्ली क्यों गया है, ताकि वो मिस्टर बॉस से मिल सके, ठीक है। तो इन ऑर्डर ने क्या किया डियर, दिल्ली जाने का आपका उद्देश्य बता दिया, और बिकॉज ने आपका क्या किया, अस्पताल जाने का कारण बता दिया, ठीक है। तो जब भी आप, बस हाँ इस बात का विषय ध्यान रखना कि ये फैसला आपको खुद सेंटेंस पढ़ के करना पड़ेगा कि कहाँ उद्देश्य झलक रहा है, कहाँ कारण झलक रहा है। डॉक्टर के पास कारण से गए, बीमार थे, उद्देश्य नहीं था। ये कोई डॉक्टर के पास जाना कोई उद्देश्य होता है क्या, कि नहीं मेरा मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मैम कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। डियर ये उद्देश्य नहीं होते, ये तो कारण है कि हम बीमार पड़ गए तो जाना पड़ रहा है मजबूरी में। लेकिन डियर दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है, मम्मी पूछ रही काय के लिए जाना है दिल्ली, दिल्ली में क्या हो रहा है, अरे मम्मी शॉपिंग करने जाना है, अरे मम्मी वहां सस्ता मिलता है। तो ये दिल्ली जाना आपका उद्देश्य है डियर, है ना। तो इस तरीके से उद्देश्य और कारण में अंतर आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हो सेंटेंस को पढ़ के। नेक्स्ट देखो डियर, वर्ड्स सच एज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, मेंशन, डिसिट, पोर्ट्रे आर फॉलोड बाय एज। आज ही अपने रुमाल में गठान बांध दो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द कहीं भी दिख जाएंगे तो इनके साथ हमेशा एज आएगा, ठीक है डियर। इन 6 शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, हमेशा एज आता है।
regard as, describe as, define as, treat as, mention as, depict as, portray as। ठीक है, तो he was treated as a slave, slave मतलब दासी, उसको दासी की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है डियर, इन 6 शब्दों के लिए गठान बांध लो। इन 6 शब्दों में से कोई भी शब्द अगर पिक्चर में दिख जाए तो सिर्फ और सिर्फ एज के साथ आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज एंड सिंस आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस रीजन। एक रीजन आपको हमने बताया कि बिकॉज बताता है। अब एज और सिंस भी एक तरीके से रीजन बता देते हैं कभी कभी। ठीक है, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है, एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था तो मैंने उसके भाई से बात की, आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो एज और सिंस का यूज भी अपन रीजन बताने में कर सकते हैं। तो अगर कभी आपको एज या सिंस एज अ रीजन बताते हुए दिखाई दे तो लड़ना मत, दंगा मत करना। हाँ, ये लोग भी रीजन बताने का काम कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही आ जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें ये रहता है कि बिकॉज जो होता है डियर वो अंत में लगता है। अंतर क्या होता है वो समझ लो कि भाई मैम एज और बिकॉज में डिफरेंस तो बता दो। तो देखो डियर, बिकॉज जो होता है ना वो सेंटर में आता है। इधर आपकी एक बात होगी, ठीक है, जो भी बात है, और यहाँ पे उसका कारण होगा, तो कारण हमेशा अपन बाद में बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ही वेंट टू द डॉक्टर, ये रिजल्ट है कि भाई वो क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया। क्यों गया, तो ये कारण है। तो बिकॉज हमेशा क्या होता है डियर, सेकेंडरी फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर एज और सिंस का यूज कर रहे हो ना तो वो पहले ही आते हैं, वो इधर बीच में नहीं घुसेंगे। ठीक है, बस ये अंतर होता है और कुछ भी नहीं रहता। तो अगर कभी ये लोग कारण बताते हुए आपको बाजार में दिख जाए, एज या फिर सिंस, तो लड़ना मत, ये भी कभी कभी रीजन एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन आगे आके। ठीक है, चलो, नीदर इज फॉलोड बाय नॉट। डियर, ये तो अखंड सत्य है कि आइदर हमेशा और के साथ जाता है और नाइदर हमेशा नॉर के साथ जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही है, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि नाइदर को हमेशा नॉर के साथ और ईदर को हमेशा और के साथ फॉरवर्ड करते हैं। अब सुनो डियर, अनलेस, अंटिल, इफ नॉट, सो दैट, ठीक है, शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। डियर, इन चारों शब्दों को अच्छे से याद कर लो, इनके साथ कभी भी नॉट नहीं लगता है। ठीक है, अनलेस, अंटिल, इफ नॉट, सो दैट, शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। इनके बाद अगर आपको कभी भी नॉट लिखा मिल जाए तो आप चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल दंगा कर देना, एरर 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 एरर। ठीक है डियर, ये चारों शब्दों की अच्छी से गिनती गिन लो, इनके साथ कभी भी नॉट मत लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, सच इज फॉलोड बाय एज। डियर, जो सच शब्द होता है वो भी एज के साथ जाता है, सच एज, सच एज, सच एज पढ़ते हैं, बहुत बार सुना है। तो अगर आपने बहुत बार सुना है तो वो सही सुना है आपने डियर, कि सच वर्ड जो होता है वो हमेशा किसके साथ जाता है, एज के साथ जाता है। ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा डियर और भी कुछ चीजें हैं कंजंक्शन से रिलेटेड, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं कुछ कंजंक्शंस आप लोगों के लिए डिटेल में भी लेकर आऊं। ये मैंने जो मेन जो एरर थे छांट के, वो मैंने आपके लिए डिजाइन करे थे कि भैया पेपर आने वाले हैं, सिर पे शुरू ही होने वाले हैं 10 दिन बाद से, तो परेशानियां ना बढ़े। तो मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ कि भाई इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और एज इट इज पेपर देने चले जाओ। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कंजंक्शन की एक थोड़ी सी डिटेल क्लास भी लूँ, जिससे जो भी बच्चे कुछ डाउट्स हैं कंजंक्शंस को लेके तो वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ ही जल्दी ही डियर आप लोगों के लिए जो जनरल साइंस है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, और वो प्रैक्टिस सेट टोटली फ्री रहेगा। ठीक है, टोटली फ्री रहेगा, लेकिन वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। यहाँ तो आप टेस्ट लगा नहीं सकते, यूट्यूब पे कैसे लगाओगे। यूट्यूब पे आप उसकी थ्योरी समझ सकते हो, यूट्यूब पे आप उसकी जानकारी ले सकते हो, लेकिन उस जानकारी को पढ़ के आप करना कितना सीखे, और आपने जो यहाँ देखा आपको कितने आंसर याद रहे, तो वो याद रखने के लिए हम आपको मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन पर। तो आप वहां पे फ्री मॉक टेस्ट लगाओ, कोई चार्ज नहीं है उसका, कुछ भी चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज में है वो, कुछ भी उसका पैसा आपको नहीं देना है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और आपको वहां पे अपना टेस्ट लगाना है। ठीक है, फायदा ये होगा कि आपने यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है, मेरे साथ आपने क्वेश्चन लगाए,
अब जब आप जैसे अपन नहीं याद करते थे बचपन में, फिर अपन ऐसे आंख बंद करके उस पे आंसर पे हाथ रख के फिर देखते थे कितना बार याद हुआ, तो वही जो चीज है डियर वो डिजिटल फॉर्म में करना है अपन को, कि यूट्यूब पे मैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी और फिर उन क्वेश्चंस के साथ साथ तकरीबन 50-100 क्वेश्चन और मिला के मैं आपको एप्लीकेशन पे दूंगी, और एप्लीकेशन पे आप उन क्वेश्चंस को बिना चीटिंग के बैठ के सॉल्व करोगे, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस दिमाग में बैठ रहे हैं, ठीक। तो डियर हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए हम आपका सपोर्ट चाहिए। तो साईं बाबा एजुटेक का जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट लगाओ, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर डेडिकेटेड टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि इस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो हम पहले उस पर बनाएंगे, फिर हम दूसरी चीज पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए डियर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बढ़िया तैयारी करो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी अंदर मत लाओ, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी तरीके से तसल्ली से तैयारी करो, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।